मुंबई बेस्ड श्री लोटस ग्रुप अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आईपीओ ओपन होगा, तो इस पर बात करने के लिए कि आईपीओ का जो फंड है उसका किस तरह से इस्तेमाल होगा, कंपनी का फोकस क्या है, विजन किस तरफ कंपनी कर रही है, सारी चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर आनंद पंडित जो कि चेयरमैन हैं लोटस ग्रुप के, और हमारे साथ हैं संजय जैन जी जो कि सीईओ हैं लोटस ग्रुप के। तो संजय जी और आनंद जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि 792 करोड़ का आईपीओ आप लेकर आ रहे हैं। मैं समझना चाहूँगा कि ये जो पूरा फंड होगा इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्या विज़न लेकर चल रहे हैं आप? ये जो आईपीओ है उसके पूरा फंड कंपनी में यूज़ होगा, तो कोई ओएफएस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। कंपनी को बड़ा बनाने के लिए ये फंड यूज़ किया जाएगा। इसके पहले भी 6 महीने पहले हमने जो प्राइवेट प्लेसमेंट किया था अबाउट 538 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली, वो भी टोटल फ्रेश इशू था। दैट मनी आल्सो केम टू कंपनी ओनली। ये दोनों पैसे से हम कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली ये जो आईपीओ का पैसा है उसमें से हमारे पर्टिकुलर 3 जो प्रोजेक्ट है वो 3 प्रोजेक्ट में ये पैसा जाने वाला है। तो एक बार मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो आप आईपीओ लेकर आए हैं उसमें लॉट साइज़ क्या है और प्राइस बैंड क्या है? आईपीओ की जो लॉट साइज है वो 100 शेयर्स है, और प्राइस बैंड लोअर प्राइस पे 140 रुपीज़ है, अपर प्राइस बैंड 150 रुपीज़ है। आनंद सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आपका जो फोकस है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे ज़्यादा है। जाहिर तौर पर आफ्टर आईपीओ आप अपने आप को थोड़ा सा और स्केल अप करेंगे और ज़्यादा राहत करेंगे, तो फोकस आपका मुंबई पर ही रहेगा या एमएमआर रीजन में बढ़ेगा, या मुंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी फोकस करेंगे? मेरी जर्नी जब शुरू हुई तब हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से शुरू किया, और तब लैंड मिल भी रही थी मुंबई में। अभी लास्ट 5-6 साल से 7 साल से हमने ज़्यादा फोकस किया है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जिसमें पुरानी सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पुरानी सोसाइटी जो है वो सोसाइटी के साथ में पार्टनरशिप करके हम उनके पुराने बिल्डिंग को निकाल के उसकी जगह अल्ट्रा लग्जरी बिल्डिंग हम बनाते हैं। तो उनको फिर से वहाँ पर जो पुराने टेनेंट्स हैं उनको फिर से वहाँ पर री हाउस करते हैं, उनको अल्ट्रा लग्जरी फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट हम देते हैं, और काफ़ी सारी एमिनिटी वो कॉम्प्लेक्स में देते हैं। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कंपनी को कि हमें कोई लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो है प्रोजेक्ट हमारे रीडेवलपमेंट के, बट हम उसको ट्रीट जैसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के हिसाब से ही अल्ट्रा लग्जरी बनाने का ट्रीट करते हैं। तो राइट नाउ हमारा फोकस मुंबई में ही है। मुंबई के कुछ माइक्रो मार्केट में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और सिंस हमारा जो क्लाइंटल है वो हाई एंड क्लाइंटल है, अल्ट्रा लग्जरी क्लाइंटल है, और मुंबई में ये बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, इसलिए राइट नाउ फोकस इज ऑन मुंबई ओनली। और लेकिन एज आई सेड कि हम ट्रूली एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रहे हैं। हम कोई लैंड खरीदने का कंपनी का कोई अभी इरादा नहीं है, तो क्योंकि सिवा की बहुत अट्रैक्टिव कोई मिल जाए तो बात अलग है, बट अदरवाइज वी आर फोकसिंग ऑन रीडेवलपमेंट मॉडल, जो एसेट लाइट मॉडल। इससे हमें फ़ायदा ये है कि हम अलग अलग माइक्रो मार्केट में भी जा सकते हैं, एंड कल उठ के अगर और कोई मार्केट में जाना हुआ कोई और शहर में तो भी जा सकते हैं, बट राइट नाउ फोकस इज इन मुंबई, एंड वही हमारे जो माइक्रो मार्केट है उसमें। बिल्कुल, यानी अभी फोकस आपका मुंबई में ही है। संजय जी, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि डेट टू इक्विटी FY23 में 6.9 टाइम था, जो FY25 में 0.13 हो गया है। क्या रीज़न रहे हैं इसके पीछे? हमने जो मार्च 25 का जो प्रॉफिट आया है, और हमने जो प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, और वी आर टेक्निकली नाउ इज़ द डेट फ्री कंपनी। हमारा लगभग 148 करोड़ का डेट है, वो भी प्रमोटर एंड एसोसिएट कंपनी का ही है, और उसमें 380 करोड़ का हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट मेरा सवाल ये होगा कि आपका जो रेशियो है, मैंने देखा कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों में है, तो आफ्टर आईपीओ फोकस आपका कमर्शियल पर ज़्यादा होगा, रेजिडेंशियल पर ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ है, या सबको लेकर चलेंगे? ओवरऑल क्या विज़न रहेगा? अभी मेरे ख्याल से हमारी बास्केट में वी आर एमिंग अबाउट 20 कमर्शियल, 80% रेजिडेंशियल। बट मैंने जैसे बताया कि हम एसेट लाइट मॉडल है, तो वी हैव गॉट दैट फ्लेक्सिबिलिटी। जिस हिसाब से मार्केट डिमांड करेगा उस हिसाब से हम वो परसेंटेज बढ़ा सकते हैं।
तो मे बी नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा, क्योंकि कमर्शियल में भी बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, तो थोड़ा कमर्शियल के भी प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं। ठीक है संजय जी, हमने देखा कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर आपका ज़्यादा फोकस है, लेकिन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एक ही है आपके पास। सो हमारा फोकस रीडेवलपमेंट पे है, नहीं ग्रीनफील्ड पे नहीं है। सो हमारे टोटल पोर्टफोलियो में लगभग 7% ही ग्रीनफील्ड है, बाकी 93% इधर जॉइंट डेवलपमेंट है या रीडेवलपमेंट है। और जैसे सर ने बताया कि हम लैंड बैंक की जगह हम एसेट लाइट मॉडल में ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो हमारा फोकस ऑलवेज इन द रीडेवलपमेंट पे। ये जो आईपीओ की प्राइसिंग है, उसमें क्या मैकेनिज्म यूज़ किया है आपने, किस तरह से? ये बैंकर ने वैल्यूएशन के हिसाब से सजेस्ट किया। ओके एक और मेरा सवाल ये होगा सर कि जैसे कि आपका ज़्यादातर फोकस आपने बताया लग्जरी सेगमेंट में है, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में है, आपके जो HNI ज़्यादातर आपके कस्टमर्स हैं, आगे फोकस सेगमेंट वाइज लग्जरी में ही रहेगा या फिर आप डाइवर्सिफाई करेंगे? नहीं, डाइवर्सिफाई करने का हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही है, क्योंकि एज आई सेड वी आर एसेट लाइट मॉडल। तो जैसे मैंने बताया कि हम कमर्शियल रेजिडेंशियल में जा सकते हैं, अलग अलग मुंबई में माइक्रो मार्केट में जा सकते हैं, हम दूसरे शहर में भी जा सकते हैं। उस हिसाब से हमारे पास में कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन आज हमारा फोकस यही है कि हम अप्रॉक्सीमेटली 30-70 के हिसाब से ही चले। कोई स्पेसिफिक रीज़न जिसको आपने डिफाइन किया हो कि जिस तरफ बढ़ेंगे आप? नहीं, अभी क्योंकि कमर्शियल की डिमांड बढ़ रही है, तो जैसे मैंने बताया ना कि हम बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल है हमारा, तो कोई प्री डिफाइंड हमारा नहीं है कि हमको यही अचीव करना है। जिसमें कंपनी को फ़ायदा होगा उस हिसाब से हम मूव करेंगे। ठीक है संजय जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है रियल एस्टेट में, सबसे जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो आपका टाइमली डिलीवर हो, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन है, जो आप कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है, वो आप कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं या खुद बनाते हैं? कैसे ओवरऑल रियल एस्टेट को मैनेज करते हैं कि वो सही समय पर शुरू हो और सही समय पर डिलीवर हो? सो नॉर्मली प्रोजेक्ट डिले होने के 2 रीज़न होते हैं, एक आपका फाइनेंस का और दूसरा होता है अप्रूवल का। सो फाइनेंस जैसे आपको बताया वी आर नेट डेट फ्री है, सो फाइनेंस की भी इश्यू नहीं है। और जो अप्रूवल्स है वो पूरा इन हाउस है अपना। तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, जो रेरा की डेट दी है उससे नॉर्मली 18 to 24 मंथ्स बिफोर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। और जो डिज़ाइनिंग है वो इन हाउस है, इसलिए अप्रूवल का भी हमारा जो है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि हम ऐसी डिज़ाइन करते हैं जो अप्रूवल फास्ट हो जाए उस हिसाब से। अभी तक क्या टाइमलाइन रही है जो आपने पास प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कितने समय में पूरे हुए हैं? सो बिटवीन 3 to 3.5 ईयर वी आर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट लोकेशन, बेसमेंट है या नहीं है उस हिसाब से। पूरी इकोसिस्टम कंपनी की जो है ना वो इन हाउस है, वेदर इट इज़ एक्विजिशन या लाइजनिंग, अप्रूवल लाने के लिए लाइजनिंग जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन की जो पूरी टीम है कंप्लीटली इन हाउस है। हम खाली लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को बाहर से लेते हैं जो हमको स्किल और अनस्किल लेबर प्रोवाइड करते हैं, बाकी एवरीथिंग इज़ इन हाउस, इवन सेल्स भी हमारा इन हाउस है। सो पूरी इकोसिस्टम इन हाउस होने से पूरा वो कंट्रोल हमारे पास में रहता है। जैसे संजय जी ने बताया वैसे अबाउट 2.5 ईयर से 3.5 ईयर के बीच में हम करते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं लाइक ए प्रोडक्ट रादर देन ए प्रोजेक्ट। और इसमें एडवांटेज ये है कि हमें कोई आउटसाइड एजेंसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। टाइमलाइन में डिफरेंस इसलिए आता है कि कभी कभी कुछ अप्रूवल ज़्यादा लगती है, जैसे CRZ की हो या ऐसी कोई अप्रूवल ज़्यादा लगती है, या तो आपका बेसमेंट हो, तो वो केस में 8 से 9 महीना ज़्यादा होता है, बाकी हम 2-2.5 साल में ख़त्म करते हैं। अभी अगर हम टिकट साइज़ समझना चाहें आपके प्रोजेक्ट के, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों के, तो मिनिमम टिकट साइज़ क्या होता है वहाँ पर? मिनिमम टिकट साइज़ के हिसाब से नहीं है, लेकिन स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि हम जैसे कमर्शियल की जो है वो अलग अलग हमारी रेंज है, 400 फुट से लेके समझो कि 10,000 फुट तक की हमारी रेंज है। और रेसिडेंशियल में भी अबाउट 1500 स्क्वायर फीट से लेके अबाउट 6000 स्क्वायर फीट तक की हमारी रेंज है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि अभी हमने रिसेंटली देखा है कि लग्जरी का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है
और बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई भी दिख रही है लग्जरी मार्केट में। बात सिर्फ मुंबई की नहीं है, पैन इंडिया हम देख रहे हैं कि लग्जरी का सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि लग्जरी सेगमेंट को कुछ चैलेंज मिल सकता है आगे? अब लग्जरी इज बिकमिंग ए लाइफस्टाइल सबसे पहले तो मैं उसको एक सेगमेंट नहीं गिनता हूँ। सो एवरीबडी वांट्स टू, जो एक पिरामिड होता है उसमें एवरीबडी वांट्स टू मूव अप इन लाइफ, और उसमें जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ करता है, वेदर वॉचेज़ हो या अपनी कार हो या कपड़े हो, हर एक को उसमें अपग्रेड करना है। सो मैं इसको टोटल डीलिंग करता हूँ, क्योंकि लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी इज़ बिकमिंग ए लाइफस्टाइल। तो मुझे लगता है कि वो मार्केट और बड़ा हो रहा है। दूसरा कि आप अगर कोई प्राइस टैग को लग्जरी के साथ में गिनेंगे तो शायद वो रिपोर्ट्स आप जो बोल रहे हैं वो रिपोर्ट का कोई मतलब ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट बताएंगे आपको कि 2 करोड़ का लग्जरी है, कोई रिपोर्ट बताएगा 8 करोड़ लग्जरी है। सो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस टैग वो मूव होता है। बट मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी को अभी वो लग्जरी चाहिए, तो वो लग्जरी का मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है। चैलेंजेस क्या क्या आपको लग रहे हैं? क्योंकि मुंबई की मार्केट में डीएलएफ जैसा ब्रांड भी आ गया है और भी तमाम बड़े ब्रांड्स हैं जो लग्जरी में आपके साथ कॉम्पीट करेंगे, तो आप उनसे अपने आप को कैसे अलग करेंगे, क्या डिफरेंट करेंगे? मैं मानता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट, रियल एस्टेट बिजनेस इज़ अ वेरी लोकलाइज बिजनेस। आपको लोकल हर चीज़ का ध्यान होना चाहिए, एंड पैन इंडिया बनाने का बहुत, मेरे हिसाब से बहुत चैलेंजेस है उसमें। दूसरा कि ये जो भी प्लेयर बाहर से आ रहे हैं, जो आपने नाम दिए वो सब, इसका मतलब कि यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा है एंड यहाँ पर ज़्यादा कमाई है। वो लोग जहाँ पर है उससे ज़्यादा कमाई यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से मेरा जो बिलीफ है कि भाई यहाँ पर ही आपको काम करना है, वो बिलीफ को वो स्ट्रेंथन करते हैं मेरे हिसाब से। और हमें हमारे माइक्रो क्या है कि जब भी आदमी को घर या ऑफिस खरीदना होता है तो वो खाली एडवर्टीज़मेंट के ऊपर नहीं जाता है कि किसकी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट आती है। वो जाके हर चीज़ पता करता है कि किसने क्या डिलीवरी दी है, डिलीवरी के बाद में उसको सपोर्ट क्या मिला है, क्या क्वालिटी है और क्या कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ है। तो ये सब का पैकेज होता है, उसके बाद में ये आदमी डिसाइड करता है। तो मुझे लगता है हर एक प्लेयर को अपनी अपनी एक जगह है और हमने हमारी ऑलरेडी एक जगह बना ली है। एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा कि 790 करोड़ जो आपका फंड आएगा आईपीओ से, उस फंड को किस किस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे यूज़ करेंगे? सो 3 प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, एक वर्सोवा में, एक जूम में, एक कार्टर रोड में। सो 792 में से 550 करोड़ इन 3 प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। बाकी का हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे और वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेंगे।